गुड मॉर्निंग ऑफिसर्स। आज मैथ का पहला क्लास है और पहले क्लास में हम लोग सीखेंगे चैप्टर 1 के बारे में। तो आपके मैथ का जो चैप्टर 1 है जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, चैप्टर 1 का नाम क्या है? वास्तविक संख्याएं है। तो कोई भी मैथ का चैप्टर आप पढ़िए उससे पहले उस चैप्टर का थ्योरी जरूर पढ़ा कीजिए, क्योंकि यदि थ्योरी आपको पता रहेगा तो आप आराम से सवाल को बना सकते हैं, सवाल बनाने में कहीं परेशानी नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चैप्टर 1 का हम लोग बेसिक थ्योरी जान लेते हैं। इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी बेसिक थ्योरी होगा उसे हम लोग जान लेते हैं। जिसके लिए ये थ्योरी वर्ड न्यू है तो वो जान लीजिए, ये थ्योरी वैसा कॉन्सेप्ट होता है जिसके आधार पर आप आगे का सवाल बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि संख्याएं क्या होता है। तो याद रखिएगा, जिससे हम किसी भी वस्तु या व्यक्ति की मात्रा को दर्शाते हैं ना, उसे हम लोग संख्या कहते हैं। जैसे आपके क्लास में 40 स्टूडेंट हैं तो व्यक्ति की मात्रा को दर्शाए, तो ये जो आपने 40 लिखा ये आपका क्या है? संख्या है। ठीक है। या फिर आपके घर में जो है 4 कमरे हैं तो ये जो आपने 4 लिखा ये भी आपका क्या है? संख्या है। या फिर आपके पूरे परिवार में जो है 16 सदस्य हैं, टोटल मिला के पूरा परिवार में 16 सदस्य हैं, तो व्यक्ति की संख्या को दर्शाए आप, तो ये भी क्या है? आपका एक संख्या है। ठीक है। तो जिससे हम किसी वस्तु या व्यक्ति की मात्रा को दर्शाते हैं उसे क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। जैसे आपके घर में 10 फैन है, 10 पंखा है, तो वस्तु की मात्रा को दर्शाए 10 लिखे तो ये आपका 10 क्या कहलाएगा? संख्या कहलाएगा। ठीक है। इसके बाद अंक क्या कहलाता है? मान लीजिए मैंने लिखा 186 लिखा, ठीक ना। अब अंक किसे कहते हैं? तो मान लीजिए ये आपका ये पूरा क्या है? संख्या है। 186 जो मैंने लिखा ये क्या है? आपका संख्या है। लेकिन जब हम बात करेंगे अंक की, तो संख्या जिससे मिलकर बनती है ना उसे हम लोग अंक कहते हैं। अंक किसे कहते हैं? तो ये संख्या जिससे जिससे मिलकर बना है उसे हम लोग अंक कहेंगे। तो जैसे देखिए ये संख्या किससे किससे मिलकर बना है? 1 से बना है, 8 से बना और 6 से मिलकर बना है ना। तो 1, 8 और 6 ये सभी चीज क्या हो गया? आपका अंक हो गया। क्या हो गया? ये अंक हो गया। और दुनिया की जितनी भी संख्याएं हैं वो कितने अंकों से मिलकर बनी है? 10 अंकों से मिलकर बनी है। और वो 10 अंक क्या क्या है? 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और 9 है। बस इतना ही है। इतना ही अंक से मिलकर दुनिया की जितनी भी संख्याएं सब इसी 10 अंकों से मिलकर बनी है। तो अंक क्या होता है समझ में आ गया आपको? तो संख्या जिससे मिलकर बनती है, ठीक ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। और जितनी भी संख्याएं हैं वो कितने अंकों से मिलकर बनी है? 10 अंकों से मिलकर बनी है। समझ में आ गया? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं संख्या में। तो संख्या कई प्रकार के होते हैं। इनमें से सबसे पहले हम लोग सीखते हैं प्राकृत संख्या के बारे में। किसके बारे में सीखेंगे हम लोग? प्राकृत संख्या के बारे में सीखेंगे। प्राकृत संख्या को ही प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं। इसको इंग्लिश में कहा जाता है नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। चलिए हम लोग सीखते हैं। सबसे पहले प्राकृत संख्या कहते किसे हैं? तो याद रखिएगा, जैसे आपको कहा जाए कि गिनती कीजिए, तो जरा सा जैसे आपके पास मान लीजिए एक टोकरी में सेब है, आपको काउंटिंग करने के लिए कहा जाए कि गिनती कीजिए, तो आप शुरुआत कैसे कीजिएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आपने शुरुआत कहां से किया? 1 से किया ना। तो गिनती की शुरुआत कहां से होती है? 1 से होती है ना। तो 1 से लेकर गिनती की जितनी भी संख्या आप काउंटिंग करते चले जाइए वो सारा संख्या आपका क्या कहलाएगा? प्राकृत संख्या कहलाएगा। यानी कि प्राकृत संख्या किसे कहेंगे? तो 1 से लेकर गिनती की सभी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। तो प्राकृत संख्या किसे कहेंगे? तो 1 से लेकर गिनती की सभी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है। अब देखिए प्राकृत संख्या जब 1 से शुरुआत, इसके एग्जाम्पल में क्या क्या आ जाएगा? 1 से शुरू हुआ है तो आएगा एग्जाम्पल में 1 के बाद क्या आएगा? आपका 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा। इस तरह से ये क्या होते चला जाएगा? चलते चला जाएगा। तो 5 से लेके अनंत तक चलते बढ़ते चला जाएगा। तो अब देखिए इनमें से अगर आपसे पूछ दिया जाए कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगा? सबसे
छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगा, ये यदि आपसे पूछ दिया जाए तो बताइए। तो इसमें सबसे छोटा कौन है, इधर देखिए 5 4 3 2 1, तो सबसे छोटा कौन है आपका, 1 है ना। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और अगर आपसे पूछ दिया जाए कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होगा, सोचिए जल्दी से, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होगा, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होगा। तो यहां पे देखिए मैंने तो 5 तक ही लिखा है, ये डॉट डॉट क्या दर्शाता है, ये अनंत तक जाएगा। तो आगे कहां तक जाएगा ये आपको मालूम है क्या, नहीं मालूम है ना। तो इसलिए सबसे बड़ी जो प्राकृत संख्या होगा वो क्या होगा, अनंत होगा, जो परिभाषित नहीं है। इसको हम लोग बोलते हैं अनंत, क्या बोलते हैं, अनंत बोलते हैं, यानी कि इंफिनिटी तक चलते चला जाएगा संख्या। यानी बड़ी संख्या में पता नहीं है, लेकिन छोटी संख्या में पता है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है, 1 होती है। अब देखिए प्राकृत संख्या से रिलेटेड एक और जानकारी, प्राकृत संख्या का इंग्लिश नेचुरल नंबर होता है ना, इसीलिए हम लोग प्राकृत संख्या को किससे सूचित करते हैं, कैपिटल एन से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं, कैपिटल एन से सूचित करते हैं। ठीक है, तो ये था आपका प्राकृत संख्या। अब हम लोग सीखते हैं कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या। तो देखिए प्राकृत संख्या आपका कहां से शुरू हुआ, 1 से शुरू हुआ ना, 1 2 3 4 5, ये आपका क्या था, प्राकृत संख्या था ना। प्राकृत संख्या में सिर्फ आपको क्या करना है, शून्य को सम्मिलित कर देना है। प्राकृत संख्या में क्या करना है, शून्य को सम्मिलित कर देना है, यानी शून्य को ऐड कर देना है। तो जैसे ही प्राकृत संख्या में 0 को जोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, यानी कि 0 के बिना वो अधूरा था। तो जैसे 0 ऐड हो गया तो ये पूरा संख्या क्या कहलाएगा, आपका पूर्ण संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पूर्ण संख्या कहलाएगा। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो 0 से लेकर गिनती की सभी संख्या को क्या कहते हैं हम लोग, पूर्ण संख्या कहते हैं। 0 से लेकर गिनती की सभी संख्या को क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो आप पूर्ण संख्या का परिभाषा लिख सकते हैं ना। तो पूर्ण संख्या का परिभाषा हम लोग लिखेंगे पूर्ण संख्या का। और जब भी आप कॉपी में नोट किया कीजिए ना, तो लिखने के बाद ना इस जगह 2 लाइन छोड़ दिया कीजिए, ताकि ये अलग हो जाए और ये अलग हो जाए आपका। ठीक है, तो पूर्ण संख्या का इंग्लिश होता है होल नंबर, होल नंबर। ठीक है, तो आप लोग परिभाषा तो अपने से लिख सकते हैं ना। तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगा बताइए, कि 0 से लेकर गिनती की सभी संख्या को, गिनती की सभी संख्या को, 0 से लेकर गिनती की सभी संख्या को क्या कहते हैं हम लोग, पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। और इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। अगर पूर्ण संख्या के एग्जाम्पल की बात आएगी तो पूर्ण संख्या के एग्जाम्पल में क्या आएगा बताइए, अभी तुरंत मैं आपको बताएं क्या आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 6 7, इस तरह से बढ़ते चला जाएगा ना तक। तो यहां लिख देंगे ATC। ठीक है, तो अब देखिए, अब इसमें से आप यहां पे स्टार पॉइंट देके लिख सकते हैं सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या। तो बताइए, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है आपके पास, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है बताइए, 0 है ना। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या है बताइए, तो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या का पता नहीं है, ये अनंत तक बढ़ते चला जाएगा। ठीक है सर, इसका जरूरत कहां पड़ेगा, तो जब आप सवाल बनाइएगा तो उसमें इसका जरूरत पड़ेगा, और कई बार तो ऑब्जेक्टिव इससे पूछ दिया जाता है डायरेक्ट। चलिए इसे नोट कर लीजिए आप लोग। अब हम लोग सीखते हैं पूर्णांक के बारे में। पूर्णांक को इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर्स, इंटीजर्स कहते हैं इसे। ठीक है, अब देखिए यहां पे आपके पास क्या है, पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक देखिए ऐसे ही डिफाइंड है। पूर्णांक को अगर तोड़िएगा तो देखिए क्या मिलेगा आपके पास, पूर्ण प्लस अंक। क्या मिलेगा आपके पास, पूर्ण प्लस अंक मिलेगा। यानी कि पूर्णांक में क्या होता है, पूर्ण अंक होता है, यानी कि पूर्णांक में पॉइंट में नहीं होता है। जैसे आपके पास अगर कह दे कि 3.2, तो बताइए पूर्णांक होगा क्या, नहीं होगा, ये पूर्ण अंक नहीं है। और यही हम कहेंगे 3, तो ये पूर्ण अंक है। कहेंगे 2, तो ये पूर्ण अंक है। लेकिन 3.2 कहेंगे तो ये पूर्ण अंक नहीं है। तो पूर्णांक में क्या होता है, याद रखिएगा कि आपके पास कुछ संख्या होती है जो कि पूरा का पूरा अंक रहता है। जैसे 1 2 3 4 5 इस तरह से हो गया, ये पूरा अंक है, देखिए पॉइंट में नहीं है। अच्छा, पूर्णांक में क्या होता है, संख्या पॉजिटिव में भी हो सकती है
और निगेटिव में भी हो सकते हैं। तो निगेटिव में संख्या क्या हो जाएगा, तो -1, -2, -3, -4 हो जाएगा। लेकिन पूर्ण अंक होना चाहिए। देखो ना, माइनस में है लेकिन ये तो एक पूरा अंक है ना, 2 भी पूरा अंक है, 3 भी पूरा अंक है। माइनस में रहे या प्लस में रहे, पूर्ण अंक में दोनों होती हैं। और साथ ही साथ इसमें एक चीज और सम्मिलित होता है, क्या, जीरो। सर आपने जीरो को अलग क्यों कर दिया, तो जीरो के बारे में अच्छी तरह जान लीजिए कि जीरो ना ही धनात्मक संख्या है और जीरो ना ही ऋणात्मक संख्या है। जीरो ना ही धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है, ठीक है। तो ऊपर में 1 2 3 4 जो लिखे ये सभी कैसी संख्या है, धनात्मक संख्या। आपका धनात्मक मतलब प्लस वाली संख्या है, ठीक है। और नीचे में जितनी भी संख्या ये सभी माइनस में है, तो ये सभी कैसी संख्या है, ऋणात्मक संख्या है, ठीक है। और जीरो के बारे में अभी आपको बताए कि शून्य ना ही धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। बहुत सारे स्टूडेंट गलती क्या करता है, जीरो के आगे कुछ नहीं है तो प्लस लगा दो, लेकिन ये गलत है। जीरो के आगे कोई भी चिन्ह नहीं हो सकती है, ना ही प्लस ना ही माइनस। यानी कि जीरो ना ही धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है, दोनों में से कुछ नहीं है। जीरो पूरी तरह से खाली है, ठीक है। तो इस तरह से ये सभी संख्या को मिला के, यानी कि धनात्मक संख्या, ठीक है, ऋणात्मक संख्या और शून्य, तीनों को मिला करके हम लोग क्या कहते हैं, इसे पूर्णांक कहते हैं। यानी कि पूर्णांक के अंतर्गत धनात्मक संख्या भी आएगा, ऋणात्मक संख्या भी आएगा और शून्य भी आएगा। तो पूर्णांक का परिभाषा क्या हो जाएगा, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या तथा शून्य के समूह को पूर्णांक कहते हैं। धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या तथा शून्य के समूह को पूर्णांक कहते हैं, ठीक है। लेकिन पूर्णांक में पूर्ण अंक होना चाहिए, पूरा पूरी अंक होना चाहिए, ठीक है। तो परिभाषा पूर्णांक का क्या हो जाएगा, धनात्मक संख्या, कोमा ऋणात्मक संख्या तथा शून्य के समूह को पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, पूर्णांक कहते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए जरा सा, वहां पे मैंने एक चीज बताना आप लोगों को भूल गया कि वहां पे मैंने पूर्ण संख्या बताया था ना। पूर्ण संख्या, आपको पूर्ण संख्या अलग है और पूर्णांक अलग है, दोनों अलग अलग चीज है। यह है पूर्णांक और यह है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में एक चीज ऐड कर लीजिएगा आप लोग, पूर्ण संख्या को हम लोग कैपिटल W से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं, कैपिटल W से सूचित करते हैं पूर्ण संख्या, क्योंकि उसको इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं ना, इसीलिए उसको कैपिटल W से सूचित करते हैं, ठीक है। अब देखिए जब पूर्णांक है, पूर्णांक को किससे सूचित करेंगे बताइए तो आप लोग, पूर्णांक को किससे सूचित करेंगे, पूर्णांक को, तो पूर्णांक को I से या फिर कैपिटल Z से सूचित किया जाता है। किससे सूचित करते हैं हम लोग, I से या कैपिटल Z से सूचित करते हैं। सर I तो समझ में आया क्योंकि I से इंटीजर होता है, लेकिन Z से सर सूचित कर रहे हैं आप, तो इसको याद रखिएगा। पूर्णांक का लैटिन नाम होता है जेहलीन। क्या नाम होता है, जेहलीन होता है, जिसके कारण से इसको किससे डिनोट करते हैं, Z से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब पूर्णांक के अंतर्गत एग्जाम्पल में क्या आएगा, तो एग्जाम्पल में आएगा प्लस वाली संख्या, नहीं प्लस वाली संख्या आएगी, और क्या आएगी, माइनस वाली संख्या आएंगे इसमें, ठीक है। और क्या आएंगे आपके पास, जीरो आएंगे। तो अब बात आती है कि पूर्णांक में आया प्लस वाला, माइनस वाला और क्या आ गया, जीरो आ गया। अब आपसे यदि पूछा जाए कि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या कौन है, तो बताइए सबसे छोटा कौन होगा, तो 0, -1, -2, -3, आगे बढ़ेंगे -4, -5, -6, इस तरह से बढ़ते चले जाएगा माइनस में। तो सबसे छोटी तो आपको मिलेगा नहीं। उसी तरह से सबसे बड़ी भी पूर्णांक संख्या आपसे पूछा जाए तो बड़ी में कहां तक जाइएगा, अनंत तक जाइएगा। तो बड़ी में अगर जाइएगा तो प्लस में इंफिनिटी मिलेगा, और माइनस में जाइएगा तो माइनस में इंफिनिटी मिलेगा। यानी कि आपको ना ही सबसे छोटी संख्या पता है और ना ही सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या पता है आपको, ठीक है। तो ना ही पूर्णांक में सबसे छोटी पता है आपको, ना ही सबसे बड़ी पता है। तो कभी पूछता भी नहीं है एग्जाम में सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या होती है। चलिए इतना समझ में आया आपको। अब देखिए पूर्णांक के प्रकार के बारे में समझते हैं कि पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं। पूर्णांक के प्रकार, तो पूर्णांक जो होते हैं ना वो 3 प्रकार के होते हैं। आपके पास स्पष्ट है यहां पे देखिए ना, एक है आपका धनात्मक पूर्णांक है जिसमें कि सभी पॉजिटिव वाला संख्या आएगा।
एक आपका है ऋणात्मक पूर्णांक है जिसमें सिर्फ निगेटिव वाले आएंगे, और जीरो को अलग रखा गया है। क्यों? क्योंकि जीरो ना ही धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। तो इस तरह से पूर्णांक कितने प्रकार के हो जाएंगे? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होंगे? 3 प्रकार के। कौन कौन? तो पहला हो जाएगा आपका धनात्मक पूर्णांक। पहला क्या हो जाएगा? धनात्मक पूर्णांक होगा। ठीक है, और धनात्मक पूर्णांक को याद रखिएगा। धनात्मक पूर्णांक हम लोग डिनोट करते हैं आई प्लस से या जेड प्लस से डिनोट करते हैं। ठीक है, आई पे प्लस दे दिए तो इंटीजर है लेकिन धनात्मक वाला, उसी तरह जेड लेके प्लस दे दिए। अब इसमें धनात्मक पूर्णांक में कौन कौन आएगा बताओ? तो पॉजिटिव वाला आएगा। पॉजिटिव वाला कौन है आपका? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये सभी आएंगे धनात्मक पूर्णांक में। ठीक, अब इसके बाद दूसरा नंबर है आपके पास ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक में कौन आएंगे बताइए? ऋणात्मक पूर्णांक को कैसे दर्शाएंगे? आई पे माइनस दे देंगे और जेड पे भी माइनस दे देंगे, इस तरह दर्शाया जाता है। अब ऋणात्मक पूर्णांक में कौन आएगा? -1, -2, -3, -4, -5, इस तरह से आएंगे। ठीक है, और तीसरा नंबर आपके पास क्या हो जाएगा? शून्य पूर्णांक होगा। क्या होगा आपका? शून्य पूर्णांक होगा। और शून्य पूर्णांक में सिर्फ क्या आएगा आपका? शून्य आएगा। ठीक है, चलिए, तो ये था पूर्णांक के बारे में, इसको आप नोट डाउन कर। हम लोग सीखते हैं सम संख्या तथा विषम संख्या के बारे में। सम संख्या को इंग्लिश में कहा जाता है इवेन नंबर, और विषम संख्या को इंग्लिश में कहा जाता है ऑड नंबर। तो देखिए, सम और विषम किसे कहते हैं? सिंपल है आपके पास थ्योरी कि वैसा संख्या, जैसे मान लीजिए आपके पास एक संख्या है 16, ठीक ना, ये वैसी संख्या है जिसमें 2 से अगर भाग दीजिएगा तो देखिए तो 2 से कटेगा क्या? 2 8 16 हो गया ना, कट के शेषफल कितना बचा? 0। तो जब 2 से भाग दिए तो कट के शेषफल 0 बचा, तो इसका मतलब हुआ कि 2 से 16 जो है पूर्णतः विभाजित हो गया ना। पूर्णतः मतलब शेषफल पूरी तरह से 0 बच गया। तो ये वैसी संख्या है जो 2 से क्या हो रही है? पूर्णतः विभाजित हो रहा है। तो इस तरह के संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। और विषम संख्या किसे कहते हैं? तो जैसे देखिए आपके पास 17 है, 17 में 2 से भाग दीजिए, तो जैसे 2 से भाग दीजिए तो 8 बार में खिलाइए, 16 हो जाएगा, बचेगा कितना? 1 बचेगा। तो बताइए क्या 17 2 से पूर्णतः विभाजित हुआ? पूर्णतः मतलब शेषफल 0 हो जाना चाहिए, लेकिन यहां तो शेषफल 1 बच गया। तो यह वैसी संख्या है जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो रहा है। तो इस संख्या को हम लोग क्या कहेंगे? विषम संख्या कहेंगे। तो सम संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है उसे सम संख्या कहते हैं। और विषम संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है। तो चलिए दोनों का परिभाषा हम लोग लिख लेते हैं। तो सम संख्या किसे कहेंगे? वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं। पूर्णतः विभाजित होने का मतलब क्या हुआ? शेषफल 0 बच जाए। पूर्णतः विभाजित होती है उसे सम संख्या कहते हैं। उसे सम संख्या कहते हैं। तो अब बताइए तो सम संख्या में क्या क्या आएगा? सोचिए जल्दी से आप लोग, सम संख्या में क्या क्या आएगा? तो सम संख्या में आएगा 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 10 आएगा। ठीक है, इस तरह से 6 8 10 आएगा। ठीक है, उसी तरह से विषम संख्या किसे कहेंगे? तो वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है। पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, उसे विषम संख्या कहते हैं। उसे विषम संख्या कहते हैं। अब विषम संख्या कौन कौन आएगा बताइए इसमें से? विषम संख्या क्या क्या आएगा? तो विषम संख्या की शुरुआत होती है 1 से ना, 1 भी तो आपका विषम संख्या है। 1 में 2 से पूरा भाग नहीं लगेगा। 1 के बाद हो जाएगा 3 5 7 9 हो जाएगा, ये आपका विषम संख्या है। ठीक है, अब अगर आप लोग जरा सा कॉमन सेंस लगाइएगा, अगर क्वेश्चन आपको दे दिया जाए कि 1 से लेकर 50 तक में, 1 से लेकर 50 तक हमको जाना है, उसमें आपको पूछ दिया जाए कि सम संख्या कितनी है, यानी उसमें कितना संख्या जो है वो सम है और कितना संख्या जो है वो क्या है? विषम है। तो जब आप लिखना शुरू कीजिएगा तो 1 विषम हो जाएगा, 2 क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा, 3 विषम हो जाएगा, 4 क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा।
तो इस तरह से आप क्या देख रहे हैं, एक सम है, एक विषम है, एक सम है, एक विषम है। तो इस तरह से 1 से लेकर 50 तक में सम कितने हो जाएंगे बताइए, 25 सम हो जाएंगे, और विषम कितने हो जाएंगे बताइए, 25 हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। जो संख्या 2 से पूरा पूरा कटेगा वो संख्या सम कहलाएगा, और जो संख्या 2 से पूरा पूरा नहीं कटेगा वो क्या कहलाएगा, विषम कहलाएगा। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। इससे रिलेटेड हर साल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग सीखते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं अभाज्य संख्या के बारे में, दोनों को साथ ही सीखेंगे। तो सबसे पहले ये याद रखिए आप कि अभाज्य संख्या को ही हम लोग कहते हैं ऋण संख्या। क्या कहते हैं इसे, ऋण संख्या कहते हैं। इस चीज को याद रखिएगा, अभाज्य संख्या को ही क्या कहा जाता है, ऋण संख्या भी कहा जाता है। इसी प्रकार से भाज्य संख्या को हम लोग कहते हैं, भाज्य संख्या को कहते हैं हम लोग यौगिक संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या को ही क्या कहा जाता है, यौगिक संख्या कहा जाता है। और साथ ही साथ इसे हम लोग संयुक्त संख्या भी कहते हैं। क्या कहते हैं, संयुक्त संख्या। याद रखिएगा इसको, कभी कभी एग्जाम में संयुक्त संख्या पूछ देगा आपसे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अब समझते हैं हम लोग कि अभाज्य संख्या किसे कहेंगे और भाज्य संख्या किसे कहेंगे। तो चलो इस चीज को हम लोग इस तरह से समझते हैं। चलो एक संख्या आपके पास देते हैं, मान लो कि आपके पास 13 है। ठीक है, अब आपसे पूछ रहे बताइए कि 13 में आपको भाग देना, तो 13 में बताइए किससे किससे भाग लगेगा। तो 13 में जब आप भाग दीजिएगा तो 1 और 13 से भाग लगेगा, और किसी संख्या से इसमें भाग लगेगा क्या, नहीं लगेगा ना। जैसे देखो यहाँ पे, जैसे आपके पास एक संख्या है 12 है, 12 में भाग लगेगा किससे किससे लगेगा, तो 1 और 12 से तो भाग लग ही जाएगा। इसके अलावा देखिए इसमें 2 से भी भाग लगेगा, 2 छके 12, 3 से भी भाग लगेगा, 3 चौके 12, 6 से भी भाग लगेगा, 6 दूना 12। तो ये वैसा संख्या है जिसमें 1 और स्वयं के अलावा और किसी संख्या से ये क्या हो रहा है, कट रहा है। लेकिन यहां पे ये वैसा संख्या है जो केवल किससे कट रहा है, 1 और स्वयं से कट रहा है। ठीक है, तो वैसी संख्या जो केवल 1 और स्वयं से ही विभाजित होती है, जो केवल 1 और स्वयं से ही विभाजित होती है, उसको हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या। और वैसी संख्या जो 1 और स्वयं के अलावा और किसी संख्या से कटती है, उसे हम लोग कहते हैं भाज्य संख्या। चलिए कंफ्यूज नहीं होइए, इसको और आसान तरीके से हम लोग सीखते हैं। कोई भी संख्या आप लीजिए, वो देखिए तो 1 और स्वयं से कटेगा कि नहीं। स्वयं मतलब ये होता है, जैसे मैं 15 लेता हूं तो 15 देखो 1 और 15 से कटेगा कि नहीं। कोई भी संख्या आप लीजिए, एनीथिंग, कोई भी संख्या लीजिए। मान लीजिए कि आपने संख्या लिया 23 देखो तो 1 और 23 से तो कटेगा ही ना। तो कोई भी संख्या वो 1 और स्वयं से तो कटता ही है। यदि वो संख्या केवल 1 और स्वयं से ही कटे और किसी से नहीं कटे, तो वो कहलाएगा अभाज्य। और यदि 1 और स्वयं के अलावा और किसी से कट जाए तो वो कहलाएगा भाज्य। जैसे देखो 15 में देखो तो 1 और 15 के अलावा 3 से भी भाग लग जाएगा ना, 3 पचे 15, 5 से भी भाग लग जाएगा ना इसमें, 5 तिया 15। तो ये संख्या कैसी संख्या कहलाएगा, भाज्य संख्या कहलाएगा। लेकिन यही देखिए यहाँ पे 23 है आपके पास, 23 में देखिए तो 1 और 23 के अलावा और किसी से भाग लगेगा क्या, नहीं लगेगा, और किसी से भाग नहीं लगेगा। तो ये संख्या क्या कहलाएगा, अभाज्य संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अभाज्य संख्या। तो एक परिभाषा तो ये हो गया कि वैसी संख्या जो केवल 1 और स्वयं से कटती है उसको अभाज्य कहेंगे, और वैसी संख्या जो 1 और स्वयं के अलावा और किसी से कटता है उसको क्या कहेंगे, भाज्य संख्या। तो इसी तरह आप सोच के बताइए तो जल्दी से, 9 क्या है, 9 के बारे में बताओ जल्दी से। 9 क्या है, भाज्य है या अभाज्य है। तो देखिए अगर ये केवल 1 और 9 से ही कटेगा तब तो ये अभाज्य हो जाएगा। अगर 1 और 9 के अलावा और किसी से कटेगा तो वो क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। तो भाग देके देखो तो 1 और 9 से तो ये कटेगा, ये तो कंफर्म है, क्योंकि कोई भी संख्या वो 1 और स्वयं से तो कटता ही है। इसके अलावा देखो तो इसमें 3 से भी भाग लग गया ना। तो मैंने क्या बताया था, 1 और स्वयं के अलावा और किसी से कट जाए तो वो भाज्य होगा, और नहीं कटे तो वो क्या हो जाएगा, अभाज्य होगा। ठीक है, समझ में आया बात। चलिए परिभाषा लिखते हैं। तो परिभाषा क्या हो जाएगा अभाज्य संख्या का, वैसी संख्या जो केवल मतलब केवल, ठीक ना, केवल मतलब वही 2 संख्या होगा,
जो केवल एक और स्वयं से विभाजित होती हैं, एक और स्वयं से विभाजित होती हैं। यहां पे केवल वर्ड है, केवल मतलब एक और स्वयं के अलावा और किसी से नहीं कटेगा, से विभाजित होती हैं, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझिए क्योंकि इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन भी है एक्सरसाइज में। इसके बाद देखिए भाज्य संख्या किसे कहेंगे? तो वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा, एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित होता है ना। जैसे ये देखो 9, एक और 9 के अलावा 3 से कट गया। ये देखो 15, एक और 15 के अलावा 3 और 5 से कट गया। ये देखो 12, एक और 12 के अलावा 2 से भी कटा, 3 से भी कटा, 6 से भी कटा। तो ये सभी संख्या आपका कैसा संख्या है? भाज्य संख्या है ना। तो वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित होती हैं, किसी और संख्या से विभाजित होती है, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, चलो ये तो कंप्लीट हो गया, आपको समझ में आ गया। अब देखिए इसी से रिलेटेड एक थ्योरी और बता रहा हूं मैं, ताकि भाज्य अभाज्य आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। जैसे मैं देखिए पहले संख्या लिख रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतना संख्या मैंने लिखा है। ठीक है, अब देखिए तो यहां से हम लोग शुरुआत करते हैं। बताइए तो 9 किससे किससे कटेगा? 9 किससे किससे कटेगा? तो 9 कटेगा 1 से और 9 से कटेगा। इसके अलावा ये किससे कटेगा? 3 से कटेगा। तो 9 यदि 1 3 और 9 से कट रहा है तो 9 का कितना फैक्टर हो गया? तो 9 का 3 फैक्टर हो गया। 1 3 और 9, 3 फैक्टर हो गया। 1 2 3 फैक्टर हो गया। अब देखिए तो 8 देखो किससे किससे कटता है? तो 8 कटेगा 1 से कटेगा, 8 से कटेगा। इसके अलावा 2 से कटेगा और 4 से कटेगा। तो इस तरह से 8 का कितना फैक्टर हो गया? 8 का कितना फैक्टर मतलब 8 किससे किससे कटेगा? तो किससे किससे कट रहा है? 1 से 2 से 4 से 8 से कट रहा है। तो इस तरह कितना फैक्टर हो गया इसका? 1 2 3 4, यानी 8 का 4 फैक्टर होता है, यानी कि 4 संख्या से ये विभाजित हो जाएगा। 9 का कितना फैक्टर था? 3 फैक्टर था। अब देखिए तो 7 का कितना फैक्टर है? गौर से देखिए तो 7 का कितना फैक्टर है? तो 7 देखो किससे किससे कटेगा? 7 कटेगा 1 से कटेगा और 7 से कटेगा। 7 के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। 7 किससे किससे कटेगा? 1 से कटेगा और 7 से कटेगा। और किसी से कटेगा क्या? और किसी से ये नहीं कटेगा। तो इसका मतलब 7 का कितना फैक्टर है आपके पास? 2 फैक्टर है। ठीक, अब 6 देखिए किससे किससे कट रहा है? 6, तो 6 1 से कटेगा, 6 से कटेगा। इसके अलावा 2 से भी कट जाएगा और 3 से भी कट जाएगा। तो इस तरह से 6 का कितना फैक्टर हो गया? 4 फैक्टर हो गया। 5 देखिए किससे किससे कटेगा? तो 5 कटेगा 1 से कटेगा और 5 से कटेगा। तो 5 का कितना फैक्टर हो गया? 2 फैक्टर हो गया। 4 देखिए किससे किससे कटेगा? 4 कटेगा 1 से कटेगा, 4 से कटेगा। इसके अलावा ये 2 से भी कटेगा। तो 4 का कितना फैक्टर हो गया? 3 फैक्टर हो गया ना। 3 देखिए किससे किससे कटेगा? तो 3 कटेगा 1 से और 3 से कटेगा। तो 3 का कितना फैक्टर हो गया? 2 फैक्टर हो गया। 2 बताइए किससे किससे कटेगा? तो 2 कटेगा 1 से कटेगा और 2 से कटेगा। तो 2 का कितना फैक्टर हो गया? 2 फैक्टर। 1 बताइए किससे कटेगा? तो केवल 1 से कटेगा। अब देखो परिभाषा स्पष्ट करने के लिए, अभाज्य संख्या को स्पष्ट करने के लिए एक परिभाषा आपको बता रहा हूं कि वैसी संख्या जिसका केवल 2 फैक्टर हो, जिसका केवल कितना फैक्टर हो? 2 फैक्टर हो, उसको हम लोग कहेंगे अभाज्य संख्या। और जिसका 2 से अधिक फैक्टर हो उसको हम लोग कहेंगे भाज्य संख्या। तो अब आप इसमें से चुनिए, देखिए इनमें से किसका किसका 2 फैक्टर है। तो जिसका 2 फैक्टर होगा वो क्या कहलाएगा? अभाज्य कहलाएगा। और जिसका 2 से अधिक फैक्टर होगा वो क्या कहलाएगा? भाज्य कहलाएगा। तो अब इनमें देखिए 9 का देखिए 3 फैक्टर है, तो 2 से अधिक फैक्टर है ना, तो भाज्य हो गया। सॉरी। अब इसके बाद देखिए 8 का देखिए कितना फैक्टर है? तो 8 का 4 फैक्टर है, 2 से अधिक फैक्टर है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा? भाज्य हो जाएगा। लेकिन 7 का देखिए कितना फैक्टर है? केवल 2 फैक्टर है ना,
तो 7 का केवल 2 फैक्टर है, और जिसका केवल 2 फैक्टर है उसको हम लोग क्या करते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अभाज्य संख्या आपका 7 हो जाएगा, और 5 का भी देखिए 2 फैक्टर है, 3 का भी देखिए 2 फैक्टर है, और 2 का भी देखिए 2 फैक्टर है। तो जिसका 2 फैक्टर, केवल 2 फैक्टर हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अभाज्य संख्या में कौन कौन आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा और 7 आएगा। इस तरह से और आगे बढ़ेंगे तो 11 भी मिलेगा हमें, 13 मिलेगा, 17 मिलेगा, 19 मिलेगा, 23 मिलेगा। ठीक है, तो वैसी संख्या जिसका केवल कितना फैक्टर हो, 2 फैक्टर हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। अब बात आती है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन रहता है, सर एक भी तो अभाज्य होगा, लेकिन मैंने परिभाषा क्या बताया, जिसका केवल 2 फैक्टर हो। देखो तो एक का 2 फैक्टर है, एक का तो केवल एक ही फैक्टर है। मैंने क्या बताया, जिसका 2 फैक्टर हो, जिसका 2 फैक्टर हो, तो 2 फैक्टर तो एक का नहीं है, तो एक अभाज्य नहीं कहलाएगा। और जिसका 2 से अधिक होगा वो भाज्य कहलाएगा, जिसका 2 से अधिक होगा वो भाज्य कहलाएगा। और एक का देखो तो 2 से अधिक, क्या ये 2 भी नहीं है, तो 2 से अधिक होगा क्या, तो ये भाज्य भी नहीं कहलाएगा। तो याद रखिएगा, एक ना ही अभाज्य है और ना ही भाज्य है, दोनों में से ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो एक ना ही अभाज्य के अंतर्गत आएगा, ना ही भाज्य के अंतर्गत आएगा, तो एक यहां से क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक, तो चलिए दोनों का परिभाषा मैं लिख दूं। तो दूसरा परिभाषा इसका याद रखिएगा, अथवा दे करके दूसरा परिभाषा आप यहां पे लिख सकते हैं कि वैसी संख्या जिसका केवल 2 फैक्टर हो, जिसका केवल 2 फैक्टर हो, जिसका केवल 2 फैक्टर हो, यानी कि केवल 2 ही संख्या से कटता हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अब बताइए तो अभाज्य संख्या कौन कौन हो जाएगा इसमें, तो शुरुआत कहां से होगा अभाज्य संख्या का, गौर से देखिए। अभाज्य संख्या का शुरुआत होगा 2 से होगा, इसके बाद कौन हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 के बाद क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 के बाद क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 के बाद बताइए 9 होगा क्या, नहीं होगा ना, 9 के बाद क्या आ जाएगा आपका, 11 आ जाएगा, 11 के बाद 13 आएगा, इस तरह से बढ़ते चला जाएगा। नहीं है, चलो ये हो गया आपका। उसी तरह से इधर परिभाषा लिखेंगे अथवा दे करके, तो बताइए तो भाज्य संख्या का क्या परिभाषा हो जाएगा, वैसी संख्या जिसका 2 से अधिक फैक्टर हो, जिसका 2 से अधिक फैक्टर हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। चलिए ठीक है, अब इसमें एग्जांपल में, अब बताइए इसमें एग्जांपल में क्या आएगा, इसके एग्जांपल में बताइए क्या आएगा। तो इसके एग्जांपल में सबसे पहले शुरुआत कहां से होगा वो देखिए, भाज्य संख्या। तो 2 तो अभाज्य हो गया, 1 तो ना ही भाज्य था ना ही अभाज्य था, वो खत्म हो गया, 2 आपका अभाज्य हो गया, 3 भी अभाज्य हो गया। तो शुरुआत कहां से हुआ भाज्य का, 4 से। तो पहला भाज्य संख्या हो गया 4, इसके बाद 6, इसके बाद 8, इसके बाद 9, 9 के बाद 10, इस तरह से ये बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, चलिए अब इस दोनों से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन निकाल लेते हैं हम लोग। तो पहला ऑब्जेक्टिव इससे क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा, इससे बनेगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन है बताओ, 2 है ना, इसके बाद तो ये आगे बढ़ते चला जाएगा। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है आपके पास, 2 है। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है आपका, 2 है। ठीक, अब इधर देखो क्वेश्चन क्या बन जाएगा, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या। तो बताओ तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो जाएगा, बताइए जल्दी से। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें जो है बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्रिएट हो रहा है। इंटरेस्टिंग नहीं दिख रहा है आपको, मैं दिखाता हूं, देखो इंटरेस्टिंग क्या है। देखिए आपने जितना भी अभाज्य संख्या लिखा है ना, क्या क्या अभाज्य संख्या लिखे, पहले गौर से देखिए इसको। अभाज्य संख्या जो आप लिखे हैं, 2 लिखे हैं, फिर क्या लिखे हैं, 3 लिखे हैं, फिर 5 लिखे हैं, 7 लिखे हैं, आगे 11 होगा, फिर 19, 17 होगा, फिर 19 होगा, फिर क्या होगा 23 होगा, फिर क्या होगा 29 होगा, फिर 31 होगा। ये सभी क्या है आपका अभाज्य संख्या है ना, ये सभी अभाज्य संख्या मैंने लिखा। अब इनमें से देखो तो कौन सम है कौन विषम है, कौन सम है कौन विषम है, ये ढूंढिए आप। तो देखिए
सबसे पहले आप बताइए दो क्या है, सम है या विषम है, ये बताइए। दो क्या है, सम है ना, तो दो आपका है सम। ठीक, अब बताइए तीन क्या है, तीन है विषम। पांच क्या है, पांच है विषम। सात क्या है, सात है विषम। 11 विषम, 17 विषम। आगे आने वाला सारा क्या, विषम। तो आगे जितना भी आते जाएगा सभी संख्या क्या होगा, विषम होगा। तो आपने क्या देखा अभाज्य संख्या में कि एक ही संख्या ऐसा है, अभाज्य में एक ही संख्या ऐसा है जो कि क्या है, सम है। इसके अलावा जितना भी अभाज्य संख्या है वो सभी अभाज्य संख्या क्या है, आपका विषम है। ठीक है, तो याद रखिएगा अभाज्य संख्या में एकलौता एक ऐसा संख्या है जो सम है, बाकी सारा संख्या क्या है, आपका विषम है। तो इससे एक ऑब्जेक्टिव ये निकल जाएगा कि एकमात्र सम अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या तो होना चाहिए, अभाज्य संख्या तो होना चाहिए, लेकिन कैसा होना चाहिए, सम होना चाहिए। तो वो कौन है आपका, दो है। कौन है आपका, दो है, याद रखिएगा। तो एकमात्र सम अभाज्य संख्या कौन है, दो है। और दो के अलावा जितना भी अभाज्य संख्या है वो सभी क्या है, आपका विषम है। क्या है, आपका विषम है। तो चलिए इसे आप नोट कर लीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट था आपके लिए। अब हम लोग सीखते हैं सहअभाज्य संख्या के बारे में। किसके बारे में सीखेंगे, सहअभाज्य संख्या के बारे में। सहअभाज्य संख्या, इसको इंग्लिश में कहा जाता है को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर ये कहा जाता है इसको। ठीक है, चलिए को प्राइम नंबर किसे कहते हैं, तो देखिए सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं। कोई भी दो संख्या आप लीजिए, कोई भी दो संख्या आप ले सकते हैं, और उन दोनों संख्या में यदि कॉमन केवल एक निकले, एक के अलावा दूसरा चीज कॉमन नहीं हो, उसको हम लोग कहते हैं सहअभाज्य संख्या। नहीं समझे ना, चलिए समझाते हैं। देखिए जैसे आपके पास दो संख्या है 15 और 17 है। ठीक है, अब आपसे पूछेंगे बताइए 15 और 17 में कॉमन कितना है, तो 15 और 17 में कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा, केवल कितना कॉमन मिलेगा, एक मिलेगा। भारी पड़ गया, चलो आसान सा देते हैं। जैसे आपसे पूछ दे कि 2 और 6 में बताइए तो कितना कॉमन है, तो आप कहिएगा 2 और 6 में सर कॉमन, तो 2 को कुछ नहीं तो 2 गुना 1 लिख सकते हैं सर, और 6 को 2 गुना 3 लिख सकते हैं। तो दोनों में तो हमें क्या दिख रहा है, 2 मिल रहा है ना, दोनों में देखो ना, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो इसका मतलब दोनों में कॉमन कितना है, 2 है। दोनों में कॉमन कितना है, 2 है। कॉमन मतलब जो दोनों में हो, तो दोनों में 2 कॉमन आ गया। और उसी तरह 15 और 17 में कॉमन कुछ मिलता क्या आपको, नहीं मिलता, तो कॉमन कितना था, 1 था। उसी प्रकार देखिए आपके पास 15 और 18 है, जल्दी से सोच के बताइए तो दोनों में कॉमन क्या है, 15 और 18 में कॉमन क्या है ये आपको बताना है। तो देखिए 15 को हम लोग लिख सकते हैं ना 3 गुना 5, और 18 को हम लोग लिख सकते हैं ना 3 गुना 6। अब बताइए तो क्या कॉमन है दोनों में, तो दोनों में कॉमन कितना मिल गया आपको, 3 मिल गया। तो 15 और 18 में कॉमन कितना मिल गया, 3 मिल गया। तो जिसमें कॉमन 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, उसको हम लोग सहअभाज्य संख्या नहीं कहेंगे, बल्कि वैसे दो संख्या को सहअभाज्य संख्या कहेंगे जिसमें कॉमन कितना होना चाहिए, केवल 1 होना चाहिए, एक के अलावा दूसरा चीज कॉमन नहीं आना चाहिए उसमें। जैसे मैं लिख रहा हूं आपके पास, जैसे मैं लिख रहा हूं कि एकदम सिंपल सा संख्या दे रहे हैं, 2 और 7 दे रहे हैं आपके पास। ठीक है, अब बताओ तो 2 और 7 में कॉमन क्या है, 2 और 7 में कॉमन क्या है, कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि 2 को लिख सकते हैं 2 गुना 1 और 7 को लिख सकते हैं 7 गुना 1। तो दोनों में कॉमन कितना मिलेगा आपको, 1 मिलेगा ना। तो ये संख्या आपका कैसा संख्या कहलाएगा, सहअभाज्य संख्या कहलाएगा। तो वैसी दो संख्याएं जिसमें कॉमन केवल कितना हो, 1 हो, जिसमें कॉमन केवल कितना हो, 1 हो, उसे हम लोग कहते हैं सहअभाज्य संख्या। कॉमन मतलब होता है उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ मतलब जो दोनों में हो। तो दोनों संख्या में कॉमन 1 मिला, यहां भी दोनों संख्या में कॉमन कितना मिला, 1 मिला। तो इन संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, सहअभाज्य संख्या कहेंगे। यानी 15 और 17 आपका क्या कहलाएगा, सहअभाज्य संख्या कहलाएगा। इसी प्रकार से बताइए तो क्या यह सहअभाज्य संख्या है, 15 और 16 बताइए सहअभाज्य संख्या है। तो 15 और 16 में आपको कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा, तो कॉमन कितना है दोनों में, 1 है, तो ये आपका सहअभाज्य संख्या कहलाएगा। इसी प्रकार से बताइए तो आप सोच समझ के बताइए 22 और 33 सहअभाज्य संख्या है क्या, 22 और 33 सहअभाज्य संख्या है क्या। तो इसको देखो सॉल्व करो, 22 है तो 2 गुना 11 लिख सकते हैं, 33 है तो 3 गुना 11 लिख सकते हैं। अब सोच के बताइए।
अब दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको? 11 दिख रहा है, तो दोनों में कॉमन 11 आ गया। और मैंने क्या बोला था, सवा संख्या किसको कहेंगे? जिसमें कॉमन केवल एक हो, और यहां तो कॉमन कितना आ गया? 11 आ गया, तो यह सवा संख्या कहलाएगा क्या? नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो सवा संख्या किसे कहेंगे? तो वैसी दो संख्याएं जिसमें कॉमन केवल कितना हो? एक हो। कॉमन मतलब उभयनिष्ठ कितना हो? केवल एक हो, उसे हम लोग कहते हैं सअभाज्य संख्या। ठीक है, तो चलिए हम लोग परिभाषा लिखते हैं। वैसी दो संख्याएं जिसमें उभयनिष्ठ को इंग्लिश में कहते हैं कॉमन। ठीक है, जिसमें उभयनिष्ठ केवल एक हो, उसे सअभाज्य संख्या कहते हैं। उसे सअभाज्य संख्या कहते हैं। इसके एग्जाम्पल में हम लोग क्या लिखेंगे बताइए? इसके एग्जाम्पल में हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो इसके एग्जाम्पल में दे सकते हैं हम लोग, जैसे है आपके पास 5 और 7 दे सकते हैं, 15 17 है, 5 7 भी लिख सकते हैं आप, 5 और 8 भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से 15 और 16 लिख सकते हैं। तो ये आपका कैसी संख्या है? सअभाज्य संख्या है। ठीक है, तो चलिए इनको नोट कर लीजिए आप लोग। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक परिमेय संख्या, उसके बारे में हम लोग सीखते हैं। परिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्या को इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर। क्या कहते हैं इसे? रेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, अब परिमेय संख्या किसे कहते हैं इसको अच्छी तरह से सीखिएगा। स्टूडेंट सब थोड़ा सा गलती करता है परिमेय संख्या के परिभाषा बोलने में, या परिभाषा उसका डिफाइंड अच्छी तरह से नहीं रहता है। तो क्या गलती करता है सुनिए। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो। सबसे पहला कंडीशन क्या है इसका? वो p/q के रूप में होना चाहिए, एक कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या? p और q दोनों पूर्णांक होना चाहिए। ऊपर वाला भी पूर्णांक हो और नीचे वाला भी क्या हो? पूर्णांक हो। और तीसरा कंडीशन क्या? नीचे में कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि नीचे जो q है, q का मान कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन रहेगा तब वो क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या कहलाएगा। और बच्चा परिभाषा सिर्फ इतना सा कहता है कि वैसी संख्या जो p/q के रूप में उसे परिमेय संख्या कहते हैं। गलत है। कैसे सर? तो जैसे देखिए, मान लीजिए √7/2 है आपके पास, तो √7/2 जब है आपके पास, तो ये देखिए ना p/q के रूप में है कि नहीं? p/q के तो रूप में है ये, तो क्या ये परिमेय संख्या कहलाएगा? नहीं, ये परिमेय संख्या नहीं है आपका। ठीक है, तो परिमेय संख्या होने के लिए 3 बात को याद रखना आपको। पहली बात, वो p/q के रूप में हो। दूसरी बात, ऊपर वाला और नीचे वाला p और q दोनों पूर्णांक होना चाहिए। और तीसरी बात, नीचे में कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये तीनों बातें होगी तो वो क्या कहलाएगा? परिमेय कहलाएगा। जैसे देखिए, मैंने एग्जांपल दिया यहाँ पे, √7/2 दिया। तो अब देखो, ये p/q के रूप में तो है, चलो मान लेते हैं p/q के रूप में, एक कंडीशन फ्लो किया। दूसरा बात ये अप्लाई कर रहा है क्या? देखो तो p और q दोनों पूर्णांक होना चाहिए। और पूर्णांक में आपको पता है ना, पूर्णांक में क्या आता है? 1 2 3 4 इस तरह से संख्या आता है, -1 -2 -3 इस तरह का संख्या आता है, और क्या आता है? 0 आता है। तो देखिए, तो पूर्णांक में कहीं भी रूट वाला संख्या आया क्या? पूर्णांक में कहीं भी रूट है क्या? नहीं है ना। लेकिन ऊपर में तो देखो रूट है, तो इसका मतलब है ऊपर वाला ये पूर्णांक नहीं है। और जब पूर्णांक नहीं हुआ तो इसका मतलब ये परिमेय भी नहीं होगा, क्योंकि पूर्णांक होने के लिए, परिमेय होने के लिए ऊपर और नीचे दोनों आपका पूर्णांक होना चाहिए। तो परिमेय संख्या किसे कहेंगे? याद रहना चाहिए आपको कि वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो और p और q दोनों पूर्णांक हो, p और q दोनों पूर्णांक हो, और q का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। तो परिमेय संख्या का परिभाषा हो जाएगा, वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो, p/q के रूप में हो, जहां p तथा q दोनों क्या होना चाहिए? दोनों होना चाहिए, ऊपर में भी और नीचे में भी दोनों पूर्णांक हो।
पूर्णांक हो और q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, नहीं हो, तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, ये समझ में आई बात आपको? चलिए फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। जैसे एग्जांपल में मैं लिखता हूं संख्या के बारे में, देखो जैसे मैं लिखता हूं 5, तो 5 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है और ऊपर और नीचे दोनों पूर्णांक होना चाहिए। तो देखो ना 5 इसके अंतर्गत आगे मिलेगा कि नहीं, और 1 भी आपके पास मिल रहा है, तो उदाहरण में आ जाएगा 5 -3, देखो -3 तो आएगा, -3 के नीचे कुछ नहीं तो 1 तो लिख सकते हैं, तो ये p/q के रूप में है और ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों किसमें है, पूर्णांक के अंतर्गत है। उसी तरह से 7/2, तो 7 भी इसमें मिलेगा आगे, 2 भी यहाँ पे है ही। उसी तरह से -8/7, ठीक ना, ये सभी आपका क्या है, परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या में आपको इस तरह से ट्रिक याद रखिएगा, ये सभी परिमेय संख्या हुआ, इसमें ट्रिक क्या याद रखिएगा, ठीक है, ट्रिक में याद रखिएगा कि जो संख्या रूट से बाहर हो, जो संख्या रूट से क्या हो, बाहर हो, उसे हम लोग कहेंगे परिमेय संख्या। जो संख्या रूट से बाहर हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। तो परिमेय संख्या चुनने का ये एक ट्रिक बता दिया आपको कि जो संख्या देख लेंगे कि रूट से बाहर है तो वो क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है, तो परिमेय संख्या को आप लोग नोट कर लीजिए। लोग सीखते हैं ओ परिमेय संख्या के बारे में। ओ परिमेय संख्या किसे कहेंगे, तो ओ परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो सिंपल सी बात, जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं वो परिमेय कहलाया, और जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जहां p और q दोनों पूर्णांक होना चाहिए, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, ओ परिमेय संख्या कहेंगे। तो ओ परिमेय संख्या का परिभाषा क्या होगा, वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है। कब, जहां p और q, p तथा q क्या हो, पूर्णांक हो और q का मान 0 नहीं होना चाहिए, तब उसे हम लोग क्या कहेंगे, ओ परिमेय संख्या। ओ परिमेय संख्या को आपको ऐसे समझना है कि जो संख्या p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, p/q मतलब p/q में जो होना चाहिए ऊपर और नीचे पूर्णांक नहीं होना चाहिए। अगर दोनों पूर्णांक ही हो गया तब वो क्या कहलाएगा, परिमेय कहलाएगा। तो याद रखिएगा, वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते उसे क्या कहते हैं, ओ परिमेय कहते हैं। ये तो हो गया परिभाषा, लेकिन आपको समझने के लिए मैं बताता हूं। देखिए ओ परिमेय कैसे पहचानना आपको, तो सुनो, कोई भी अभाज्य संख्या आपके पास रहे ना, कोई भी अभाज्य संख्या रहे, अभाज्य संख्या में आपको अभी तुरंत ना पढ़ाए, अभाज्य संख्या जो केवल एक और स्वयं से कटता है उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। तो बताओ तो अभाज्य संख्या क्या क्या आपके पास, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 17 है, ये सभी आपका क्या है, अभाज्य संख्या है। अभी ये अभाज्य संख्या है, ठीक है, अभी ये रूट से बाहर है, तो ये सभी अभी क्या है, परिमेय संख्या है। ये सभी अभी रूट से बाहर है तो क्या है, परिमेय है। लेकिन जैसे ही इस पर रूट चढ़ा देंगे, इस पर क्या डाल देंगे, रूट डाल देंगे, इस पे क्या डाल देंगे, रूट डाल देंगे, तो जैसे ही रूट डाल देंगे तो ये सारा संख्या आपका क्या कहलाएगा, ओ परिमेय कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ओ परिमेय संख्या। यानी कि अभाज्य संख्या का जो वर्गमूल होगा वो आपका क्या कहलाएगा, ओ परिमेय संख्या कहलाएगा। ओ परिमेय संख्या देखिएगा रूट के अंदर ही रहेगा हमेशा, ठीक है। तो रूट के अंदर अगर कोई संख्या है तो वो कहलाएगा ओ परिमेय, और जो संख्या रूट से बाहर है वो क्या कहलाएगा, परिमेय। तो जैसे बताइए, तो ये क्या है, परिमेय है या अपरिमेय, 2 बताओ तो, 2 क्या है आपका, परिमेय है क्योंकि रूट से बाहर है। उसी तरह बताइए 3 परिमेय है, रूट से बाहर है, 2/3 रूट से बाहर है, परिमेय है, लेकिन रूट 16 कहेंगे। बताओ तो ये रूट 16 क्या है, तो आप रूट देख के तो बोल दीजिएगा अपरिमेय, लेकिन नहीं, रूट को पहले सॉल्व करेंगे और अगर सॉल्व करने के बाद रूट से बाहर निकल गया तब तो ये परिमेय कहलाएगा, और अगर रूट के अंदर रह गया तो क्या कहलाएगा, अपरिमेय कहलाएगा। तो 16 का वर्गमूल तो आप निकालना जानते हैं ना, 4। यहाँ जो रूट 16 लिखा हुआ था ये वास्तविक रूप से क्या था आपका, 4 था, तो 4 क्या कहलाएगा, परिमेय कहलाएगा। तो ये सारा संख्या क्या है आपका, परिमेय है। क्या है, ये सभी संख्या परिमेय है। लेकिन अब इधर देखो तो जैसे √2, √3, √5 ये सभी संख्या क्या है आपका,
ओ परिमेय है। क्या है ये सभी संख्या? ओ परिमेय। तो याद रखिएगा इस चीज को, जो संख्या रूट से बाहर हो परिमेय, और जो संख्या रूट के अंदर हो क्या कहलाएगा? ओ परिमेय। ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक जानकारी और याद रखिएगा कि परिमेय संख्या, ये सभी संख्या ओ परिमेय संख्या को अगर जोड़ा जाए, एक परिमेय लीजिए एक ओ परिमेय लीजिए, या घटाया जाए, परिमेय ओ परिमेय को लेके घटा दे, या फिर गुणा किया जाए, या फिर भाग किया जाए, तो ये सभी ऑपरेशन करने के बाद जो हमें रिजल्ट देगा वो संख्या क्या कहलाएगा? ओ परिमेय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ओ परिमेय। यानी कि एक परिमेय और एक ओ परिमेय लेके जोड़िए, घटाइए, गुणा कीजिए, भाग कीजिए, तो जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा? ओ परिमेय मिलेगा। जैसे सर, तो एग्जांपल के रूप में मैं इधर से उठाता हूं 2, तो 2 परिमेय हो गया, और इधर से उठाता हूं √2, ये ओ परिमेय हो गया। अब इसको जोड़ दिए, तो जोड़े तो जुटेगा तो नहीं ये, तो ये पूरा संख्या क्या कहलाएगा? तो ये पूरा संख्या कहलाएगा ओ परिमेय। क्या कहलाएगा? ये ओ परिमेय कहलाएगा। समझे बात को? उसी तरह से मान लीजिए इधर से मैं कोई संख्या ले लूं, 4 ले लेता हूं, और इधर से ले लेता हूं √3, इसको हम घटाएंगे तो ये पूरा संख्या आपका क्या कहलाएगा? ओ परिमेय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ओ परिमेय। तो इस चीज को याद रखना कि एक परिमेय संख्या एक ओ परिमेय संख्या लेके जोड़िए, घटाइए, गुणा कीजिए, भाग कीजिए, तो वो क्या कहलाएगा? आपका ओ परिमेय कहलाएगा। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो कि 3 लिए और इधर से √5 ले लिए, और इन दोनों को गुणा करेंगे तो 3 × √5 कीजिए तो 3√5 होगा, तो ये भी क्या कहलाएगा? आपका ओ परिमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है। और ओ परिमेय एक और याद रखिएगा कि पाई भी आपका क्या है? ओ परिमेय संख्या। पाई भी क्या है आपका? ओ परिमेय संख्या है। ठीक है। तो ये था ओ परिमेय का कॉन्सेप्ट। चलिए इनको नोट कर लीजिए आप लोग। अब हम लोग सीखते हैं वास्तविक संख्या के बारे में। जिस चैप्टर को आपने स्टार्ट किया है वो आपका चैप्टर वास्तविक संख्या ही है, और वहीं पर हम लोग पहुंच चुके हैं इतना सारा थ्योरी पढ़ने के बाद। तो अभी हम लोगों ने जान चुके हैं इतना देर में कि परिमेय संख्या जो होती है वो रूट से क्या होती है? बाहर होती है, रूट से बाहर होती है। ओ परिमेय संख्या रूट के क्या होती है? अंदर होती है। ओ परिमेय संख्या रूट के क्या होती है? अंदर होती है। ठीक है। अब वास्तविक संख्या किसे कहेंगे? तो आप क्या कीजिए, देखिए वास्तविक संख्या किसे कहते हैं ऐसे समझो। मान लो आपके पास एक थैला है, ठीक है, आपने क्या किया, जितना भी परिमेय संख्या था सबको उठा के डाल दिया इसमें, और जितना भी अपरिमेय संख्या था सबको उठा के डाल दिया। तो अब इस थैले में परिमेय भी है और अपरिमेय भी है, तो इन दोनों संख्या को मिला करके जो आपका थैला तैयार हो गया, पूरा थैला जो भर गया है, ये पूरा जो संख्या है इसमें परिमेय भी है अपरिमेय ही है, तो इस सारे संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है। तो वास्तविक संख्या में क्या होता है? परिमेय भी रहता है और अपरिमेय भी रहता है। यानी कि हम इस तरह से वास्तविक संख्या का परिभाषा कर सकते हैं कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के समूह को, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को ही हम लोग क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी कि वास्तविक संख्या के अंतर्गत परिमेय संख्या भी रहेगा और अपरिमेय संख्या भी रहेगा। तो अगर हम आपसे पूछे, बताइए √2 आपका वास्तविक संख्या है? तो है। 5/2 वास्तविक संख्या है? बिल्कुल है, क्योंकि वास्तविक संख्या में तो दोनों होगा। तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? तो परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के समूह को क्या कहते हैं हम लोग? वास्तविक संख्या कहते हैं। और वास्तविक संख्या को इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर। क्या कहते हैं वास्तविक संख्या को इंग्लिश में? रियल नंबर। ठीक है। तो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। तो आपका ये जितना भी संख्या है सभी वास्तविक है, ये भी संख्या क्या है? वास्तविक है, क्योंकि वास्तविक में परिमेय और अपरिमेय दोनों होती हैं। तो समझ में आया आपको वास्तविक संख्या? तो वास्तविक संख्या किसे कहेंगे? परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के समूह को, यानी कि दोनों शामिल है उसमें, उसे हम लोग क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या कहेंगे। तो परिभाषा इसका लिख लेंगे वास्तविक संख्या का। परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। तो वास्तविक संख्या में तो दोनों आएगा। तो एग्जांपल में हम लिख सकते हैं 2, 3, -5, 5/2, √2, √3, √5, ये सारा संख्या क्या कहलाएगा? आपका वास्तविक संख्या कहलाएगा।
ठीक है, तो ये था आपका वास्तविक संख्या। और याद रखिए पूरा मैथ में आपको जो मिलेगा, जितना भी क्लास 10th का जो मैथ है उसमें आपको वास्तविक संख्या के ही बारे में पढ़ने को मिलेगा। कभी भी आपको वास्तविक के अलावा दूसरा संख्या मिलेगा ही नहीं, या तो वो संख्या अपरिमेय मिलेगा या परिमेय मिलेगा, इससे ज्यादा आपको अंडर 10 क्लास में नहीं मिलेगा। 10th क्लास से जैसे आप आगे बढ़िएगा तब आप लोग पढ़िएगा काल्पनिक संख्या के बारे में। तो चलिए आपके लिए कुछ क्वेश्चन छोड़े जा रहे हैं जिसका आंसर आपको कमेंट में देना है। 2 क्वेश्चन है आपके पास। पहला क्वेश्चन ये है कि रूट अंडर -16 का वर्गमूल कितना होगा, यानी कि इसका आंसर क्या होगा वो कमेंट करना है जवाब में। और दूसरा चीज, इस संख्या को ऊपर में जो संख्या दिया हुआ है ये किस प्रकार की संख्या है, यह किस प्रकार की संख्या है, यह किस प्रकार की संख्या है, ये आपको बताना है। क्या परिमेय है, अपरिमेय है, वास्तविक है, अवास्तविक है, क्या है वो बताना है आपको। ठीक है, ये आपको 2 क्वेश्चन दिए हैं जिसका जवाब आपको कहां देना है, कमेंट में देना है। इसका जवाब आपको कहां देना है, कमेंट में देना है। ठीक है, तो इसका आंसर आप निकाल लीजिएगा और ये किस प्रकार की संख्या है, दोनों का जवाब आपको कमेंट में देना है। तो यहां पे आपका चैप्टर 1 का थ्योरी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास से हम लोग प्रश्नावली 1.1 बनाएंगे। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।